कुकीज की हालचाल कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट ऑफ कॉमर्स, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में पढ़ने वाले हैं हमारा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वाला चैप्टर। तो ये आपकी बुक 1 में 6th, 7th एंड 8th नंबर के हैं, ठीक है। और इन तीनों चैप्टर्स का वेटेज, ध्यान से सुनना इस बात को, और इन तीनों चैप्टर्स का वेटेज 20 नंबर का है। तो अगर आप अपने 20 नंबर सिक्योर करना चाहते हो, जो कि बहुत ज्यादा नंबर है, ठीक है, तो अगर आप अपने 20 नंबर को सिक्योर करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना और एंड तक देखना, ठीक है जी। तो चलिए बिना किसी देर के अब हम शुरू करते हैं हमारे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वाले चैप्टर के क्वेश्चन से, ठीक है जी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए जो है वो केस स्टडी टाइप एमसीक्यू है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो विजन प्राइवेट लिमिटेड hired skilled and competent employees helping the firm expand its business smoothly। तो विजन प्राइवेट लिमिटेड ने स्किल्ड और कंपिटेंट एम्प्लॉइज, बोले तो जो स्किल्ड है, जिनको काम आता है, और सक्षम लोगों को हायर किया, ठीक है, जिससे वो अपने बिजनेस के कामों को एक्सपैंड कर पा रहे हैं। दे आर एक्सपैंडिंग, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि इस केस में कौन सी स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस का पॉइंट हाईलाइट किया गया है। तो हम बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, बहुत इजीली हम इसको कैप्चर कर पा रहे हैं कि जो बिजनेस है वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहा है। मींस व्हाट? मींस इट इज ग्रोइंग। अब ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं अडेप्टेबिलिटी। तो हमें तो कहीं से भी ये फील नहीं हो रहा कि ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट कर रही है या अपने एम्प्लॉइज को अडेप्ट करवा रही है, ये बात कहीं भी नहीं बोली गई, तो ये तो नहीं हो सकता जी। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि ये आंसर हो सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बेटर है, इसकी बात भी नहीं बोली गई, और डिसिप्लिन की बात भी नहीं बोली गई, इसलिए हमारा सही आंसर होगा बी, दैट इज ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 में पूछा गया है। ध्यान रखना बच्चों, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराती हूँ, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस ना या तो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, लास्ट ईयर में आ चुके हैं, या तो सैंपल पेपर्स में भी आ चुके हैं, बिकॉज सैंपल पेपर ऑफ कोर्स सीबीएसई ही हमारा रिलीज करता है, तो उसको भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अली मोहम्मद, द सीईओ ऑफ सुपर लिमिटेड, बिलीव्स that human resource is the most important asset of the firm. He believes that no organization can be successful unless it can fill the various positions provided in the structure with the right kind of people। तो अली मोहम्मद जो कि सुपर लिमिटेड का सीईओ है, वो ये मानता है कि जो लोग होते हैं वो एक फर्म की सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होती हैं, ठीक है। तो वो ये भी मानता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना लोगों के काम नहीं कर सकती है, और जो वो लोग हैं, जो पोजीशंस है, जो खाली पोजीशन है, उनको सही लोगों द्वारा ही फिल करवाना चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है, ठीक है। तो आपसे ये बोला गया है कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात यहां पर की गई है। तो हमने हमेशा पढ़ा है कि स्टाफिंग वो फंक्शन होता है जो राइट लोगों को राइट जॉब पोजीशन पे विद राइट क्वालिफिकेशन के साथ काम करवाता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा? हमारा सही आंसर बनेगा, इधर मैं अंडरलाइन कर देती हूं जो मेरे को इंपॉर्टेंट समझ आ रहा है, इधर मैं क्या करती हूं, इधर मैं अंडरलाइन कर देती हूं, ठीक है। तो विद द राइट काइंड ऑफ पीपल, आपको समझ आ ही रहा है कि जॉब पोजीशंस हैं, जॉब पोजीशंस को फिल करवाना है, तो इसलिए इसका आंसर होगा वेरी सिंपल, स्टाफिंग। इज इट क्लियर? और अगर आप चाहते हैं, अगर आपसे बोला गया है तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आपसे बोला गया आइडेंटिफाई करो तो आप बस नाम लिख के आएंगे, लेकिन अगर आपको बोला गया है कि आप उसको स्टेट करो या आप उसको एक्सप्लेन करो, तो आपको वो चीज समझानी भी है, ठीक है जी। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा काफी बड़ा केस स्टडी है, और ये सीबीएसई 2023 में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, जेनिथ लिमिटेड इज अ हाईली रेप्यूटेड कंपनी and many people wanted to join this company. The employees of this organization are very happy and they discussed how they came in contact with this organization। तो जेनिथ लिमिटेड एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है और काफी लोग उस कंपनी को ज्वाइन भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो बहुत खुश रहते हैं, काफी उनको अच्छा लगता है, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्टैक्ट में भी आना चाहते हैं, मतलब वो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, काफी सारे लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। अमन सेड, अब अमन ने बताया कि वो कैसे आया। सो अमन सेड, ध्यान से पढ़ना, that he was introduced by the present sales manager Mr. John, ठीक है। तो अमन ने ये बोला कि उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? उसको जो प्रेजेंट सेल्स मैनेजर है, जो उस कंपनी के सेल्स मैनेजर मिस्टर जॉन थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है।
आई बात समझ। अब बेनू ने क्या बोला, बेनू सेड दैट ही हैड अप्लाइड थ्रू द न्यूज़पेपर एंड वाज अपॉइंटेड एज एचआर मैनेजर। और बेनू ने ये बताया कि उसने न्यूज़पेपर में कोई वैकेंसी देखी थी तो उसने न्यूज़पेपर के जरिए अप्लाई किया और उसको एचआर मैनेजर की पोजीशन पे हायर कर दिया गया। ठीक है, फिर वैभव said that he was neither related to any of the employees of the organization nor there was any advertisement in the newspaper. Even then he was directly called from IIM Ahmedabad from where he was about to complete his MBA. तो वैभव ने ये बताया कि ना ही उसको किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया है, ना ही उसने किसी न्यूज़पेपर में ऐड देखा है, उसको सीधा IIM अहमदाबाद से कॉल आया था, मतलब उसको सीधा उधर से बुलाया गया था। ठीक है, IIM अहमदाबाद से सीधा उसको बुलाया गया था जहां पर उसने अपनी पढ़ाई MBA खत्म की थी। ठीक है, तो हमने अमन का भी पढ़ लिया, बेनू का भी पढ़ लिया, वैभव का भी पढ़ लिया। अब आपको ये पढ़ के समझ आया होगा कि हाँ भाई इन लोगों को कहां से उठाया गया है, तो कौन से सोर्स है रिक्रूटमेंट के, आपको वो थोड़े बहुत समझ आ रहे होंगे। तो मैं हमेशा बोलती हूं जैसे ही आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ आता है ना, उसको मत ऐसे छोड़ दिया करो, उसको अंडरलाइन किया करो हमेशा। जैसे ही आप कुछ पढ़ रहे हो, केस स्टडी पढ़ रहे हो, आपको कुछ समझ आ रहा है कि इधर इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तुरंत उसको अंडरलाइन कर दो और पेंसिल से हल्का हल्का लिख भी दो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जब आपको रीडिंग टाइम मिलता है। आई एम टेलिंग यू दिस, ये चीज आपके लिए ही बहुत फायदेमंद फ्रूटफुल साबित होगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या बोला गया है। सो द अबव डिस्कशन is indicating an important function of management। अब ये जो डिस्कशन है, ये जो केस है, आपको एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है जो कि आपको समझ आई गया होगा। ठीक है, सो नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आपको इस फंक्शन का नाम बताना है। ठीक है, हम बता देंगे, बहुत सिंपल है। फिर दूसरा ये है कि द मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए फॉलोस अ पर्टिकुलर प्रोसेस। अब ये जो मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म हुआ है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो भी करता है। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेप है इस प्रोसेस का, आपको वो भी बताना है इस पैरा में जो डिस्कस किया गया है। बच्चों जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ ना, साथ साथ में आप क्या किया करो, जैसे ही मेरा क्वेश्चन एंड होता है ना, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप खुद कोशिश किया करो उसको आंसर देने की। ठीक है, आंसर तो मैं आपको बताऊंगी क्यों आया, कैसे आया, वो सब तो बताऊंगी, लेकिन आप भी अपना दिमाग चलाया करो और जितने आंसर्स आपके सही आ रहे हैं, जितने क्वेश्चंस में से, उतने नंबर मेरे को फिर कमेंट बॉक्स में जाके बताया करो। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग की बात की जा रही है। अब कौन सा प्रोसेस हाईलाइट की गई है, रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है। मैंने आपको बोला ही था कि ये सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से उठ के आया हुआ है क्वेश्चन। अमन ने क्या किया है, अमन कैसे आया था, अमन को जो प्रेजेंट सेल्स मैनेजर था उसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था, मतलब उसने रेकमेंड किया था, तो हमने रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ये पढ़ा था। ठीक है भाई, बेनू ने क्या पढ़ा था भैया, बेनू ने तो साक्षात न्यूज़पेपर में ऐड देखा था, तो उसको तो बहुत ही सिंपल है, एडवर्टाइजमेंट। और वैभव अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो जब उसकी पढ़ाई खत्म हो गई, होने वाली थी, तो उसको सीधा कॉल आया था। ठीक है, तो क्या हुआ, तो ये कॉलेज में पढ़ रहा था, पढ़ाई कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही होती है, तो हमने ये कहा पढ़ा था, ये कैंपस रिक्रूटमेंट का एग्जांपल है। ठीक है, तो वैभव का जो एग्जांपल है वो कैंपस रिक्रूटमेंट का है। सो वेरी सिंपल, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका केस स्टडी टाइप वाला MCQ है। ये जो क्वेश्चन है CBSE 2023 में भी पूछा गया है। ठीक है, सो क्वेश्चन ये बोल रहा है, RP Infotech Limited decided to approach Patel Engineering College to recruit qualified personnel for various technical jobs in its newly opened branch in सूरत। तो RP Infotech Limited ने पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज को अप्रोच करने का सोचा, जिससे वो क्वालिफाइड लोगों को अपनी टेक्निकल जॉब्स के लिए रखे। ठीक है, अपनी नई ब्रांच जो उसकी सूरत में नई ब्रांच खुली है उसके लिए। ठीक है, सो विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग हैज बीन यूज्ड बाय RP Infotech लिमिटेड इन द अबव केस। तो कौन सा रिक्रूटमेंट का सोर्स RP Infotech ने यूज किया है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट या रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या है, कॉलेज से उठाया यार, कितना सिंपल है। तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि जब कॉलेज के बच्चों को, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को जब एक कंपनी उठाती है, बिकॉज उनको यंग लोग चाहिए होते हैं जिनको वो अपने हिसाब से मोल्ड कर पाए, तो वो होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। सिंपल, क्लियर, बहुत ही प्यारा सा स्ट्रेट क्वेश्चन ही है, मतलब स्ट्रेट क्वेश्चन तो नहीं है, केस स्टडी वाला है, लेकिन काफी आसानी से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर कैंपस रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, सिंपल। चलिए जी अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है काफी बड़ा केस स्टडी है, CBSE दिल्ली 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये केस स्टडी टाइप वाला क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ना,
एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बहुत लेंदी क्वेश्चन होंगे, जो बहुत लेंदी केस स्टडी होंगे, उनको देख के घबराना नहीं है, उनको देख के अपना मनोबल नहीं हारना है। ठीक है, आपको सब कुछ आता है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की हुई है, आप हमसे पढ़े हुए, आप कर सकते हो, बस घबराना नहीं है। अगर आपने कॉन्फिडेंस खो दिया ना बेटा, तो आप फिर बड़े बड़े गेम हार जाओगे। तो प्लीज मेक श्योर कि घबराना नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन है तो भाई क्या होगा, बड़ा क्वेश्चन है तो मतलब इसका आंसर भी बहुत टफ होगा। सीबीएसई जान के ऐसा करती है, जान के वो बच्चों को गुमराह करती है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, आपने सब कुछ पढ़ा है, यू कैन डू इट, आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है, चलिए जी अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन में ये बोला गया है, आशीष द मार्केटिंग हेड, रमन द असिस्टेंट मैनेजर, आशीष जो मार्केटिंग हेड है, रमन जो असिस्टेंट मैनेजर है और ज्योति जो एचआर मैनेजर है सीनियर एंटरप्राइजेस लिमिटेड की, उन्होंने डिसाइड किया कि वो कंपनी छोड़ देंगे। ठीक है, फिर द सीईओ ऑफ द कंपनी, बोले तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी कॉल्ड ज्योति, उसने ज्योति को कॉल किया। उसने किसको कॉल किया? ज्योति को कॉल किया जो कंपनी की एचआर थी। ठीक है, तो उसने ज्योति को कॉल किया जो एचआर थी और उसको रिक्वेस्ट किया कि वो ऑर्गेनाइजेशन जब छोड़ रही है तो उसके छोड़ने से पहले जो वेकेंट पोजीशंस हो रही है ना, जो खाली पोजीशंस हो रही है ना, जब वो छोड़ के जा रहे हैं कंपनी, तो इन खाली पोजीशंस को फिल करके जाए। ठीक है, उससे रिक्वेस्ट किया। Informing that her subordinate Miss Alka Pandit was very competent and trustworthy, Jyoti suggested that if she could be moved up in the hierarchy. तो क्या हुआ, एक उसकी सबऑर्डिनेट थी इसकी ज्योति की, अलका पंडित, उससे उसके अलका पंडित के बारे में बताया और ये बोला कि वो काफी सक्षम लड़की है, उसको आप प्रमोट कर सकते हो हायरार्की लेवल में। ठीक है, फिर सो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अग्रीड फॉर द सेम, तो सीईओ उसकी बात के लिए मान भी गया, जो ज्योति ने एडवाइस दी उसकी बात के लिए वो मान भी गया। मिस अलका पंडित कॉन्टैक्टेड कीथ रिक्रूटर्स, अब मिस अलका पंडित जो कि अब एचआर बन गई थी, ठीक है, जो कि अब एचआर मैनेजर बन गई थी, उसने क्या किया, उसने कीथ एंटरप्राइजेस, कीथ रिक्रूटर्स को कॉल किया। हु एडवर्टाइज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग हेड, जिन्होंने मार्केटिंग हेड की पोजीशन के लिए एडवर्टाइज किया, जो कि सीनियर एंटरप्राइजेस में खाली हो रही थी। ठीक है, तो दे विल एबल टू रिक्रूट अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर द कंपनी, तो वो जो कीथ रिक्रूटर्स थी उन्होंने एक बढ़िया बंदा ढूंढ के दे दिया। फिर क्या हुआ, रमन्स वैकेंसी वाज फिल्ड अप बाय स्क्रीनिंग द डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस लाइंग इन द ऑफिस, तो जो रमन की पोजीशन थी वो कैसे फिल हुई, जो कंपनी के पास जो डेटाबेस पड़ा रहता है जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह आती हैं, कॉल्स वगैरह कुछ लोग पूछते रहते हैं, तो उस डेटाबेस से उठाया। ठीक है, तो 3 लोगों की पोजीशंस खाली हुई थी, हमें समझ आ रहा है। आशीष जो मार्केटिंग हेड था, रमन जो असिस्टेंट मैनेजर था, ज्योति जो एचआर मैनेजर थी। अब जो ज्योति की पोजीशन खाली हुई थी वो अलका पंडित ने फिल कर दी थी। ठीक है, अलका पंडित उसी की सबऑर्डिनेट थी, उसी कंपनी में काम करती थी। अब क्या हुआ था, ठीक है, तो ज्योति का काम तो हो गया, तो ज्योति की पोजीशन तो भैया फिल हो गई। आशीष का क्या हुआ था, आशीष के लिए इस जो अलका पंडित जो एचआर बनी थी, उसने एक कीथ रिक्रूटर्स को कॉल किया था, जो कि उन्होंने फिर एडवर्टाइज किया था और उसकी पोजीशन भी फिल हो गई थी, तो मार्केटिंग हेड की पोजीशन भी फिल हो गई। अब जो असिस्टेंट मैनेजर की जो पोजीशन थी, मतलब जो जगह रमन ने छोड़ दी थी, उस पोजीशन को कैसे फिल किया, जो कंपनी के पास जो डेटा था उसी में से उठा के उन्होंने फिल कर दिया। तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, काफी, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो आप इसको आराम से फिल कर पाओगे। ठीक है, आंसर कर पाओगे। अब आपको यह बोला गया है कौन सा इंटरनल सोर्स और कौन सा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात यहां पर की जा रही है, जो सीनियर एंटरप्राइजेस से यूज की है। Also state any one merit of each of the above identified source of recruitment। अब जो आपने सोर्स पता किए हैं उनके आपको एक एक फायदा भी बताना है। ठीक है, तो आंसर क्या है यार, आंसर है जो सोर्सेस इन्होंने यूज किए हैं वो सबसे पहला है प्रमोशन, जो अलका पंडित थी, जो कि सबऑर्डिनेट थी ज्योति की, उसका प्रमोशन कर दिया गया था। ज्योति ने बोला था कि वो बढ़िया काम करती हो, अच्छी लड़की है, तो आप उसका प्रमोशन कर दो, तो भाई प्रमोशन हो गया। फिर क्या हुआ, फिर कीथ रिक्रूटर्स को कॉल किया गया था, तो कीथ रिक्रूटर से क्या किया था, वो जो पोजीशन थी, किसकी पोजीशन थी, मार्केटिंग हेड की जो पोजीशन थी वो फिल करवा दी थी, तो उनको कॉल किया गया था, वो प्लेसमेंट एजेंसी थी, और है ना, मैनेजमेंट कंसल्टेंट आप उसको बोलते हो। ठीक है, और क्या हुआ, जो डेटाबेस से उन्होंने पोजीशन फिल की थी वो कैजुअल कॉलर्स होते हैं, जो आके कॉल करते रहते हैं, अपने रेज्यूम वगैरह, अपने एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कर देते हैं, वो कैजुअल कॉलर्स वाले लोग होते हैं। तो जो रमन की जो पोजीशन थी, बोले जो असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन थी वो कैजुअल कॉलर्स द्वारा फिल की गई। इज इट क्लियर? तो इधर मैं लिख देती हूं, ये ज्योति की पोजीशन थी जो ज्योति ने खाली कर दी थी। ठीक है, ये आशीष की पोजीशन थी, इधर लिख देती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये ज्योति की पोजीशन थी। ठीक है, ज्योति की पोजीशन प्रमोशन द्वारा फिल हो गई।
आशीष की पोजीशन प्लेसमेंट एजेंसीज वगैरह द्वारा फिल हो गई, और जो रमन की पोजीशन थी वो कैजुअल कॉलर्स द्वारा फिल हो गई। ठीक है, क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब एक एक फायदे आपको बताने हैं। तो प्रमोशन का फायदा आप बता सकते हो कि इससे मोटिवेशन इंप्रूव होता है, लॉयल्टी वगैरह इंप्रूव होती है, जो एग्जिस्टिंग जो लोग होते हैं उनका सेटिस्फेक्शन वगैरह होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? और प्लेसमेंट एजेंसीज का बता सकते हो कि उससे आप सूटेबल नेम्स क्लाइंट्स के बता सकते हो। और कैजुअल कॉलर्स का क्या, उससे क्या होता है, जो कॉस्ट होता है रिक्रूटमेंट का वो कम होता है। अगर बाकी सोर्सेज से अगर हम कंपेयर करें तो उसमें खर्चा जाता है, लेकिन इसमें फिर कम खर्चा जाता है। तो कोई भी आप एक एक फायदा आराम से अपने मन से भी बना के लिख सकते हो। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी जो बुक में लिखा है मैं तो वही छाप के आऊंगा, नहीं। आपने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, आप मन से भी लिख के लेके आ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपने आंसर सही किया है। ठीक है, जरूरी नहीं है जो बुक में लिखा था वही लिख के आना है, नो, इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी। सीबीएसई वाले आपकी नॉलेज चेक करते हैं, आपने कितना पढ़ा है, आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है वो चेक करते हैं। आप कितना रट के आए हो वो ये बात कभी चेक नहीं करते। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सीबीएसई दिल्ली एंड एआई कंपार्टमेंट 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये केस स्टडी टाइप एमसीक्यू है, इसको देख के घबराना नहीं है, ये भी थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है ये ऑल इंडिया होता है ना, हाँ हाँ हाँ, एआई पढ़ दिया था यार, क्या हो गया यार, एआई इज रूलिंग द वर्ल्ड। कभी कभार तो मेरे को लगता है कि हमें भी यार एआई ही कंट्रोल कर रहा है। सोचो हम यार कितना डिपेंडेंट हो गए हैं यार, कुछ भी चीज होती है हम तुरंत चैट जीपीटी करते हैं यार, सच में एआई इज रूलिंग द वर्ल्ड। चलो देखो यार, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो वीके, अरे यार क्या हो गया, आंसर दिख गया। चलो देखो। सो वीके पब्लिक स्कूल हैड अ वैकेंसी फॉर एन इंग्लिश टीचर फॉर क्लास 12। तो वीके पब्लिक स्कूल की एक वैकेंसी है इंग्लिश टीचर के लिए 12th क्लास की पोजीशन के लिए। ठीक है, आफ्टर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशंस दे शॉर्टलिस्टेड 10 कैंडिडेट्स। जब उन्होंने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की शुरुआत की, जांच की, तो उसके बाद उन्होंने 10 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया। ठीक है, so now the school management asked the candidate to give a demonstration lesson related to the curriculum of class 12। अब जो स्कूल का मैनेजमेंट था उन्होंने जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था उनको बोला कि आप डेमो दो, डेमोस्ट्रेशन बोले दो, डेमो दो। ठीक है, so the purpose of these demonstration lessons was to measure the existing teaching skills of the candidates and proficiency in the area of profession। तो जो पर्पस था डेमोस्ट्रेशन लेसन का, डेमो का, वो ये था कि एग्जिस्टिंग टीचिंग स्किल्स देखनी थी, एग्जिस्टिंग टीचिंग स्किल्स मेजर करनी थी। इधर मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, अरे मटर ना भाई। ठीक है, एग्जिस्टिंग टीचिंग स्किल्स मेजर करनी थी कैंडिडेट्स की, और उनके प्रोफेशन में प्रोफिशिएंसी कितनी है, कितनी कमांड है, वो भी चेक करनी थी। ठीक है, तो कौन से टाइप का सिलेक्शन टेस्ट की बात यहां पर की गई है, वीके पब्लिक स्कूल ने की गई है, वो आपको यहां पर बताना है। एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस, ट्रेड टेस्ट या पर्सनालिटी टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें एग्जिस्टिंग स्किल्स इंसान की, कैंडिडेट की चेक की जाती है, इसलिए हमारा सही आंसर बनेगा सी, दैट इज ट्रेड टेस्ट। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सीबीएसई दिल्ली में पूछा गया है, तो ये भी फिर से एक केस स्टडी टाइप का ही एमसीक्यू है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, शिवा कुमार runs a legal consultancy firm in Chhattisgarh. Whenever the firm hires new employees on the first day of joining, they are welcomed to the organization and are given details about the dress code, lunch timings, introduction to daily operations and fellow colleagues. So शिवा कुमार एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म चलाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में चलाता है। जब भी फर्म को नए लोगों को हायर करना होता है तो उनके पहले दिन पर ही वो उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन में स्वागत किया जाता है, उनको बताया जाता है कि क्या ड्रेस कोड है, क्या लंच टाइमिंग है, मतलब सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, they are also familiarized with the organization policies and procedures, emergency exit, evacuation procedure etc। उनको और भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसीजर, ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज प्रोसीजर होती है उनके बारे में समझाया वगैरह जाता है। ठीक है, तो कौन सी टाइप की ट्रेनिंग शिवा कुमार यहाँ पर फुलफिल कर रहा है वो आपको बताना है, मतलब कौन सी प्रकार की जो ट्रेनिंग शिवा कुमार यहाँ पर दे रहा है अपनी फर्म में वो आपको बताना है। तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब भी एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के साथ, बाकी के लोगों के साथ, तो वो उसका इंडक्शन होता है या ओरिएंटेशन भी हम उसे बोलते हैं। तो अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग भी नहीं होगा, वेस्टिबुल ट्रेनिंग भी नहीं होगा, इंडक्शन ट्रेनिंग हो ही सकता है और नहीं इंटर्नशिप ट्रेनिंग होगा। सो इसका राइट आंसर है इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका सीबीएसई 2023 में पूछा गया है एंड आई गेस कि अब मोटिवेशन डायरेक्टिंग वाले चैप्टर से शुरुआत हो गई है। ठीक है, स्टाफिंग वाले चैप्टर्स के हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, अब डायरेक्टिंग वाले चैप्टर से शुरुआत हो गई। ठीक है, चलिए जी, तो ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? असर्शन ये है आपका कि मैस्लोस थ्योरी फोकसेस ऑन द नीड्स एज अ बेसिस फॉर मोटिवेशन। तो जो मैस्लो की जो थ्योरी होती है वो मोटिवेशन का जो बेसिस होता है इसकी नीड्स पे फोकस करती है। ठीक है, रीजन ये बोलता है कि मोटिवेशन थ्योरी हेल्प्स मैनेजर टू रियलाइज दैट नीड लेवल ऑफ एम्प्लॉय शुड बी आइडेंटिफाइड टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू देम। अब जो मोटिवेशन थ्योरी ये बोलती है, मोटिवेशन थ्योरी मैनेजर्स को हेल्प करती है ये रियलाइज करने में कि जो नीड लेवल होती है वो एम्प्लॉयज की आइडेंटिफाई करनी चाहिए उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए। अब असर्शन और रीजन देखते हम ये देखते हैं कि रीजन असर्शन को सही तरीके से क्लेम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो असर्शन ये दे दिया गया, ये भी समझा दिया है, रीजन आपको समझा दिया है। अब इसका हम सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है कि असर्शन भी सही है, असर्शन भी सही बात बोल रहा है, रीजन भी सही बात बोल रहा है। जो रीजन है वो असर्शन को सही क्लेम कर पा रहा है बिकॉज उसे बताया है कि हमें पहले देखना चाहिए कि एम्प्लॉय को आखिर चाहिए क्या, उस हिसाब से उसकी नीड को हमें सेटिस्फाई करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। तो मैस्लो की थ्योरी बेसिकली मोटिवेशन की नीड्स पर ही फोकस करती है, तो ये सही बात बोली गई है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा कि दोनों ही बातें सही हैं, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है जी, चलिए इधर तक फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो आई होप आपने इधर तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो काफी बड़ा केस स्टडी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई दिल्ली 2015 में भी पूछा गया है। ठीक है जी, तो बड़ा क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिम्मत हारेंगे, हम भी इसको पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और सही आंसर करके बताएंगे। ठीक है, चलिए जी, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। So Smita had been working as an assistant manager with Johnson। अच्छा, वो जॉनसन तो वो क्या आता है, वो बच्चों वाला प्रोडक्ट है ना, जॉनसन। हाँ हाँ, ठीक है, चलो। तो स्मिता had been working as an assistant manager with Johnson Enterprises for the last 10 years। तो स्मिता जॉनसन एंटरप्राइजेस के साथ पिछले 10 सालों से काम कर रही है। ठीक है, शी वॉज वेरी पॉपुलर अमंग्स्ट हर कलीग्स बिकॉज ऑफ हर कमिटमेंट एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्क। वो अपने कलीग्स में बहुत फेमस थी, बहुत पॉपुलर थी, बिकॉज उसके काम के लिए डेडिकेशन देखिए वो बहुत प्रसिद्ध थी अपने ऑफिस के लोगों के बीच में भी। व्हेन द मैनेजर सीनियर retired, all her colleagues thought that now Smita would be promoted। जब उसके जो मैनेजर सीनियर थे, when the manager senior got retired, ठीक है, जब वो रिटायर हुए तो उसके सारे कलीग्स ने ये सोचा कि जो स्मिता है उसका प्रमोशन होगा, बिकॉज स्मिता बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। ठीक है, सो बट टू एवरीवन सरप्राइज द वेकेंट पोजीशन वाज फिल्ड बाय एन आउटसाइडर। अरे यार, ठीक है, बट द वेकेंट पोजीशन वाज फिल्ड बाय एन आउटसाइडर मिसेस रीता। ठीक है, लेकिन पता चला, लेकिन सरप्राइज हुआ, अचंभित हो गए सब कि जो खाली पोजीशन थी जिसमें वो जो उसका मैनेजर था वो रिटायर हुआ था, स्मिता को फिल करने के बजाय उन्होंने किसी आउटसाइडर को रख लिया। यार, अब कितना दिल टूटा होगा स्मिता का यार, कि इसने इतनी शिद्दत से काम किया, पिछले 10 सालों के साथ वो जोड़ी हुई है और उसकी पोजीशन कोई और खा के बैठ गया। दिल टूटा होगा ना यार उसका, है ना। जैसे कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और पता चले आपको कुछ समय बाद कि उस बेस्ट फ्रेंड का, आपके बेस्ट फ्रेंड का कोई और बेस्ट फ्रेंड बन गया है, तो आपको कैसा लगेगा यार, बुरा लगेगा ना। तो वैसे ही ऐसा केस स्मिता के साथ हुआ। ठीक है, फिर आप देखो, सो स्मिता फेल्ट डीमोरलाइज्ड एंड हर परफॉर्मेंस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। अब स्मिता को बहुत बुरा लगा, वो काफी डीमोरलाइज हुई और उसकी वजह से उसका जो परफॉर्मेंस था वो भी खराब होने लगा, वो भी गिरने लगा। She would abstain herself often and could not meet her targets। वो क्या करती थी, फिर काम अच्छे से नहीं करती थी और टारगेट्स को भी मीट नहीं करती थी। मिसेस रीटा was a good leader। अब जो मिसेस रीटा आई थी, जो आउटसाइडर थी, वो एक बहुत ही अच्छी लीडर थी। Who would not only instruct her subordinates but would also guide and inspire them। जो कि अपने सबऑर्डिनेट को सिर्फ गाइड ही नहीं करती थी बल्कि उनको इंस्पायर भी करती थी। आई बात समझ। She noticed Smita's behavior and felt that her performance could be improved। उसने स्मिता का बिहेवियर देखा, उसको ये लगा कि स्मिता की परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। So she started involving Smita in decision making issues related to the organization and made her a part of high level joint management committee। तो क्या हुआ, उसे स्मिता का बिहेवियर देखो, उसको ये लगा कि स्मिता में काबिलियत है, तो उसने स्मिता को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया और उसको हाई लेवल जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी का भी हिस्सा बनाया। ठीक है,
स्मिता अब ऑफिस में पंचुअल हो गई थी और अब जो उसका परफॉर्मेंस था वो भी इंप्रूव हो गया था, ठीक है। जब उसको जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी का पार्ट बनाया तो फिर उसको अच्छा लगा, उसका कॉन्फिडेंस वापस बूस्ट अप हुआ, ठीक है। सो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहां पर परफॉर्म किया जा रहा है रीटा द्वारा, ठीक है, रीटा जो भी हम बोले। अब आपको पहले ये बताना है, फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, मिटरना भाई, फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, नेम द एलिमेंट ऑफ द अबव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प रीटा टू इंप्रूव स्मिता's बिहेवियर। अब सबसे पहले आपको ये बताना है कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात की जा रही है। फिर इस फंक्शन के ही हमने 4 एलिमेंट्स पढ़े थे, है ना, याद है ना, सुपरविजन याद है, मोटिवेशन याद है ना, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ही हमने एलिमेंट्स पढ़े थे। और फंक्शन कौन सा ही तो आपको एक समझ आ ही गया होगा, ठीक है। तो अब आपको इस एलिमेंट के 3 फीचर्स भी बताने हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो सबसे पहले आपको फंक्शन बताना है, तो 3 क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन बताना है, कौन सा फंक्शन है, इस फंक्शन का एलिमेंट का नाम बताना है और इस एलिमेंट के 3 फीचर्स भी बताने हैं। तो ये क्वेश्चन लगभग 6 नंबर में आराम से आ सकता है, ठीक है जी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले रीता ने डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म किया है। अब स्मिता का जो बिहेवियर, डायरेक्टिंग का क्या एलिमेंट है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था, तो वो मोटिवेशन था। मोटिवेशन में क्या होता है, इंस्पायर करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को। इधर बार बार बोला गया था, ठीक है, इधर मैंने अंडरलाइन भी किया था यार, कहीं तो किया था, हाँ। तो अपने सबऑर्डिनेट्स को सिर्फ गाइड ही नहीं करते बल्कि उनको इंस्पायर भी करती है। एक अच्छी लीडर है। अब अच्छी लीडर है इसका मतलब ये मत समझ लेना लीडरशिप है, ठीक है। मोटिवेशन में क्या होता है, आप गाइड ही नहीं करते, आप उनको इंस्पायर भी करते हो। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा मोटिवेशन। प्लस आपको मोटिवेशन के कुछ फीचर्स भी बताने हैं, तो आप इसके फीचर्स बता सकते हो कि मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है, इसको जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता है। ये एक ऐसी फेनोमेनन है जो इंटरनली आती है, ठीक है। फिर क्या है, मोटिवेशन से आप अपने एम्प्लॉय से अपने उनका डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवा सकते हो। मोटिवेशन पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या क्या आता है, जैसे कि आप सैलरी का बढ़ाने का उनको बोलोगे, उनको प्रमोट करने का बोलोगे, ये पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। अगर कोई एम्प्लॉय पॉजिटिव मोटिवेशन से बाज नहीं आता, ठीक है, तो बोलते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर कोई एम्प्लॉय पॉजिटिव मोटिवेशन से ठीक नहीं होता तो उसको नेगेटिव मोटिवेशन देना पड़ता है। उसको ये बोलना पड़ता है कि अगर आप काम नहीं करके देंगे तो हम आपको निकाल देंगे, हम आपकी सैलरी कट करेंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रमोशन, फिर नेगेटिव मोटिवेशन उनको देना पड़ता है, ठीक है। तो आप कोई भी 3 फीचर्स लिख के आ सकते हो। इज इट क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसको आराम से आंसर कर पाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी केस स्टडी वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, महामना एंटरप्राइजेस इज नॉट ओनली गिविंग सैलरी टू इट्स एम्प्लॉइज बट इट आल्सो ऑफर्स बोनस टू देम ओवर एंड अबव द सैलरी। तो महामना एंटरप्राइजेस सिर्फ सैलरी ही नहीं देती है अपने एम्प्लॉइज को, बल्कि सैलरी के ऊपर भी बोनस देती है। समझ रहे हो ना, ठीक है। So to further encourage the employees, it announced it will provide a share in the profits of the company to them। उन्होंने ये बताया और अपने एम्प्लॉइज को एनकरेज करने के लिए वो प्रॉफिट का हिस्सा भी उनके साथ बांटेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, these incentives are helpful in increasing the purchasing power of the employees। इससे जो एम्प्लॉइज की जो परचेसिंग पावर है वो इंक्रीज होती है, जो इंसेंटिव्स कंपनी उनको दे रही है, ठीक है। सो स्टेट फॉर अदर, ध्यान से पढ़ना, इधर बच्चे अटकते हैं। क्या बोला गया है, स्टेट फॉर अदर इंसेंटिव्स ऑफ द टाइप ऑफ इंसेंटिव्स डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। अब जिन इंसेंटिव्स का डिस्कशन इधर किया गया है, इन इंसेंटिव्स के अलावा और क्या 4 इंसेंटिव्स होते हैं आपको वो बताने हैं। जो इधर डिस्कस किए गए हैं वो आपको नहीं बताने। तो सबसे पहले तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि बोनस बोल दिया, फिर प्रॉफिट शेयरिंग भी उन्होंने बोल दिया, है ना, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग भी बोल दिया। अब इन दोनों के अलावा, इनके अलावा और कौन से होते हैं आपको वो बताने हैं। तो कोई भी आप 4 इंसेंटिव ऐसे लिख के लेके आ सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या क्या लिख के लेके आ सकते हो, क्या क्या इंसेंटिव लिख सकते हो, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, ठीक है, जितना काम कर रहे हो उसके हिसाब से पेमेंट की जाती है।
को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन, इसमें क्या होता है, इसमें जो कंपनी की शेयर के प्राइसेस होते हैं वो अपने एम्प्लॉइज को लोअर प्राइस में बेचे जाते हैं, जो मार्केट का प्राइस है उससे कम प्राइस में बेचे जाते हैं। फिर तीसरा होता है रिटायरमेंट बेनिफिट, जब एक एम्प्लॉय रिटायर हो रहा होता है तो उसको बेनिफिट दिए जाते हैं, उसको पेंशन, ग्रेच्युटी फंड वगैरह दी जाती है। फिर परक्विजिट्स होता है, पर्क्स होते हैं। तो ये 4 आप लिख के लेके आ सकते हो, ठीक है। और भी हैं, अगर आपके दिमाग में वो आते हैं तो वो लिख के लेके आ जाओ, ठीक है। चलिए, तो जरूरी नहीं है यही 4 लिखने हैं, लेकिन कुछ भी 4 लिख सकते हो इन दोनों को छोड़ के। इज इट क्लियर? चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है हमारा वो सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, और ये भी जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है केशव बैनर्जी इज द सीईओ ऑफ दास नेटवर्किंग लिमिटेड, अ लीडिंग आईटी कंपनी इन बेंगलुरु। तो केशव बैनर्जी क्या है? केशव बैनर्जी सीईओ है, ठीक है। केशव बैनर्जी सीईओ है दास नेटवर्किंग लिमिटेड का, एक जो लीडिंग आईटी कंपनी है बेंगलुरु में। He believes that if needs of employees are taken care of, वो ये मानता है कि अगर एम्प्लॉयज की नीड्स का ख्याल रखा जाएगा तो एम्प्लॉयज कस्टमर्स का ख्याल रखेंगे, ठीक है। अगर एम्प्लॉयज का ख्याल हम रखेंगे, कंपनी ये मानती है कि अगर हम एम्प्लॉयज का ख्याल रखेंगे तो एम्प्लॉयज फिर कस्टमर्स का ख्याल रखेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है ना? फिर इन दिस कंपनी वेरियस बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज टू हेल्प देम मीट देयर मेडिकल एंड हाउसिंग नीड्स एटसेट्रा व्हाइल इन जॉब। अब क्या है, इस कंपनी में काफी सारे फायदे, काफी सारे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं अपने एम्प्लॉयज को, जिससे वो अपनी मेडिकल एंड हाउसिंग नीड्स को कंप्लीट कर पाए जब वो जॉब कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स लाइक ग्रेच्युटी एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। वो बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है अपने जैसे कि ग्रेच्युटी वगैरह प्रोवाइड करती है जब एक एम्प्लॉय रिटायर हो रहा होता है। द एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड वेरियस अपॉर्चुनिटीज टू अटेंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू इंप्रूव देयर स्किल्स एंड बी प्रमोटेड टू द हायर लेवल जॉब्स। तो जो एम्प्लॉयज हैं उनको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं जिससे वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को अटेंड करें और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें और उनको हायर लेवल जॉब्स पे प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है और कोई भी 3 इंसेंटिव्स बताने हैं जो यहां पर डिस्कस किए जा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो काफी ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन देखते हैं, देखो मैंने जो मेरे को समझ आ रहा है, जो मेरे को कुछ दिख रहा है वो मैं आपके लिए अंडरलाइन करती जा रही हूं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन से 3 इंसेंटिव्स यहां पर कंपनी ने ऑफर किए हैं, अब हम वो देखते हैं। तो भाई ग्रेच्युटी दे रहे हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, इज इट क्लियर। फिर मेडिकल हाउसिंग हेल्प, ये मेडिकल और हाउसिंग नीड्स दे रहे हैं, तो ये सारा काम वो कर रहे हैं। अब आपको 3 नीड्स यहाँ पर बतानी है, 3 यहाँ पर इंसेंटिव्स जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं वो आपको बताने हैं। तो वो 3 इंसेंटिव्स क्या है? वो 3 इंसेंटिव्स है परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये देखो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी वगैरह दी जा रही है जब वो रिटायर हो रहे हैं तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पर्क्स मिल रहे हैं, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये देखो इधर मैंने आपको बताया था स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनको मिल रहे हैं तो इससे उनका करियर में ग्रोथ होगी। तो करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज और उनको पर्क्स मिलते हैं, मेडिकल हाउसिंग नीड्स वगैरह मिल रही हैं। तो ये सब क्या है, या कोई भी इसके 3 जो यहाँ पर डिस्कस किए गए वो आप लिख सकते हो, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। इज इट क्लियर गाइस? चलिए जी, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। पंखा चालू कर लूं यार, गर्मी लगने लगी। चलिए जी फाइन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो सीबीएसई 2023 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी आपका केस स्टडी टाइप एमसीक्यू है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गीतांजलि माकन इज अ सक्सेसफुल बिजनेस लीडर। गीतांजलि माकन एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर है। She believes that if jobs are made interesting by including greater variety of work, वो इस बात को मानती है, इसको मिटा देती हूँ, ठीक है, वो इस बात को मानती है, अरे यार ये क्यों मिट गया, ठीक है। She believes that if jobs are made interesting by including greater variety of work content and providing a meaningful work experience, the jobs themselves become a source of motivation to individuals। वो ये मानती है कि अगर जॉब्स को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ठीक है, उसमें काफी ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क प्रोवाइड करके, वर्क कंटेंट प्रोवाइड करके और उनको एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस दिया जाए, तो जॉब जो है वो खुद ही लोगों के लिए मोटिवेशन बन जाती है। तो इधर क्या बोला गया है? इधर ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट, मतलब वही वो पका पकाया काम नहीं, कुछ अच्छा उनको मीनिंगफुल कुछ मिले तो उनको मजा आता है, उनके लिए वो मोटिवेशन की तरह काम करता है।
ठीक है। अब कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यहाँ पर डिस्कस किया गया आपको वो बताना है। एक होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव जिसके अभी हमने क्वेश्चन किए हैं, और दूसरे होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो पैसों से रिलेटेड नहीं होते। ये ज्यादातर हायर लेवल की जो एम्प्लॉयज होती हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, बिकॉज उन लोगों ने पैसा अच्छा खासा कमा लिया होता है। ठीक है। अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव उनको चाहिए होते हैं कि प्रमोशन हो, ये काम हो, वो काम हो, इज्जत हो, स्टेटस हो, ये सब काम उनको चाहिए होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या है? एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, मतलब जिसमें एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करना। तो यहाँ पर तो एम्प्लॉयज की पार्टिसिपेट करने की बात नहीं की जा रही है, कहीं भी इधर नहीं ऐसा प्रकट बोला गया है। फिर क्या है? जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है? कुछ और अगर एम्प्लॉयज अपना काम अगर वो जो काम करते आ रहे हैं उसी काम को करते करते बोर हो जाते हैं, वो जायज सी बात है ना। एक पॉइंट ऐसा आता है एक एम्प्लॉय की जिंदगी में जिसको वो जो काम कर रहा है वही काम करके ना पक जाता है, तो उसको कुछ न्यू, कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए होता है। ठीक है। तो जॉब एनरिचमेंट, हाँ काफी चांसेस हो सकते हैं। फिर करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर किसी प्रकार की एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिल रही है, यहाँ पर वो बात नहीं की जा रही, ना ही जॉब सिक्योरिटी की बात की जा रही है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा बी, दैट इज जॉब एनरिचमेंट। इज इट क्लियर? समझ आया? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा था उसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। इज इट क्लियर गाइस? चलिए, ऑलराइट, परफेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो सीबीएसई 2022 में पूछा गया है, टर्म 2 में पूछा गया है। सीबीएसई 2022 इस सेट में और टर्म 2 में पूछा गया है। ये भी जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। ठीक है। चलो, ये भी जो क्वेश्चन है ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सो अग्रिमा, अरुणिमा एंड अविका are pursuing MBA from a reputed institution। तो अग्रिमा, अरुणिमा और अविका क्या कर रही है? MBA को परस्यू कर रही है बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से। नाउ इट इज अ टाइम ऑफ देयर प्लेसमेंट। अब उनका वक्त आया है कि उनका प्लेसमेंट हो। ठीक है। अग्रिमा वांट्स टू वर्क इन अ कंपनी व्हिच वुड प्रोवाइड हर मोर अथॉरिटी for fulfilling her duties and will give recognition, rewards, perquisites and prestige of job। तो अग्रिमा को ऐसी कंपनी में काम करना है जो जहां पर उसको अथॉरिटी मिले उसकी ड्यूटीज के लिए, और उसको रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स, अरे यार मुदागादी हो गई, और उसको रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स और परक्विजिट्स और प्रेस्टीज मिले उसकी जॉब का। ठीक है। ये अग्रिमा जी चाहती हैं, ये अग्रिमा दीदी चाहती हैं। Arunima wants to work in an organization in which behavior of individuals is influenced by its characteristics like autonomy, reward orientation, consideration to employees, risk taking, etc। अब अरुणिमा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहती है जहां पर उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो इन चीजों से, रिगार्डिंग ऑटोनॉमी, रिवार्ड ओरिएंटेशन, कंसिडरेशन टू एम्प्लॉइज, रिस्क टेकिंग, इन सब चीजों की वजह से उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो। अविका एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहती है जहां पर उसको अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स मिले। ठीक है। जहां पर उसको प्रमोशन भी हो। ठीक है। साउंड प्रमोशन पॉलिसी हो, अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो उसका प्रमोशन भी किया जाए। कुछ ऐसी पॉलिसी वाली कंपनी में काम करना चाहती है। अब आपको क्वेश्चन ये बोला गया है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द इंसेंटिव्स अबाउट विच अग्रिमा, अरुणिमा एंड अविका आर टॉकिंग अबाउट। अब ये तीनों दीदियां, अब ये तीनों बहनें जो भी है, तीनों फ्रेंड्स है जो भी है, ये किन प्रकार के इंसेंटिव्स की बात कर रही हैं आपको वो बताना है। ठीक है। तो इधर आपको पढ़ के आइए, समझ आ गया होगा। चलिए जी, अब हम इसके आंसर डिस्कस करते हैं। तो अग्रवाल स्टेटस चाहती है, बेसिकली वो क्या चाहती थी, इधर उसको भाई प्रेस्टीज चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो स्टेटस है। अरुणिमा को ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा चाहिए, इधर देखो, इधर लिखा हुआ है रिवॉर्ड ओरिएंटेशन हो, एम्प्लॉइज कंसिडरेट हो, रिस्क टेकिंग, तो उसको क्लाइमेट अच्छा चाहिए। और जो अविका है उसको करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए, इधर साफ लिखा गया है। ठीक है। उसको साउंड प्रमोशनल पॉलिसी चाहिए, उसको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चाहिए, तो उसको अपने करियर में डेवलप करना है, इसलिए इधर करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी अविका ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहती है। ठीक है। इसके आंसर ये थे। इज इट क्लियर गाइस? चलिए जी, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो फिर से एक केस स्टडी टाइप वाला क्वेश्चन ही है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, मिस्टर नरेश इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन वोरा लिमिटेड। मिस्टर नरेश एक प्रोडक्शन मैनेजर की पोजीशन पे काम करते हैं वोरा लिमिटेड में। हिज सबऑर्डिनेट्स आर मोस्टली इंजीनियर्स एंड क्वालिफाइड टेक्नीशियंस। उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो ज्यादातर इंजीनियर्स हैं और क्वालिफाइड टेक्नीशियंस हैं। ठीक है। और क्या है? क्वालिफाइड टेक्नीशियंस हैं। इधर हो जाती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है। सो एज अ मैनेजर ही इज वेरी स्ट्रिक्ट
एज अ मैनेजर वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो किसी के सजेशन को नहीं सुनता है, ना ही जो उसके सबऑर्डिनेट जो फीडबैक देते हैं, ना ही उनको वो मानता है। ही एक्सपेक्ट्स, ध्यान से सुनना, he expects them to following his instructions without any questions and does not allow to give them suggestions। वो ये चाहता है कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं इंस्ट्रक्शंस बोल रहा हूं, दे रहा हूं, उन्हीं को फॉलो किया जाए और कोई भी आगे से मुझे सजेशन ना दे, ठीक है। तो what leadership style does a manager follow? तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल इधर ये मैनेजर फॉलो कर रहा है? Is such a leadership style beneficial for the company? क्या ये लीडरशिप का स्टाइल कंपनी के लिए बेनिफिशियल है? आपको ये एक्सप्लेन करना है। बेसिकली हमने 3 लीडरशिप के स्टाइल पढ़े हुए हैं, अगर आपको याद है तो हमने 3 लीडरशिप के स्टाइल बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्रीलेन, ये 3 स्टाइल हमने पढ़े हुए हैं। तो इधर जो मिस्टर नरेश है वो क्या है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स जो है उसके, वो ज्यादातर इंजीनियर्स हैं एंड क्वालिफाइड टेक्नीशियंस हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, इतना आपको समझ आ गया होगा। एज अ मैनेजर बहुत स्ट्रिक्ट है, वो किसी को सजेशन या फीडबैक उसको नहीं पसंद है, वो ये चाहता है कि जो मैं बोल रहा हूं बस उसी को फॉलो किया जाए। अब कौन सी लीडरशिप स्टाइल की बात की जा रही है? इधर ऑटोक्रेटिक स्टाइल की बात की जा रही है, ठीक है। क्या ये जरूरी होता है? तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहां पर जरूरी बन सकता है? ऐसी सिचुएशन में जरूरी बन सकता है जहां पर क्विक डिसीजन करने हो, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए हो और बिल्कुल टाइट कंट्रोल चाहिए हो, जैसे कि इमरजेंसी या कोई हाईली स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन हो, तो ऐसी कंपनी में ये सूटेबल है। तो साफ हमें समझ आ रहा है कि भाई जो मिस्टर नरेश है बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का लीडर है, सो द आंसर विल बी ऑटोक्रेटिक लीडर। इज इट क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो सीबीएसई 2024 में पूछा गया है। अब ये मेरे को ऐसा लग रहा, हाँ ये भी डायरेक्टिंग वाले चैप्टर का ही है, ठीक है। मैंने सोचा कंट्रोलिंग शुरू हो गया, ठीक है। काफी बड़ा चैप्टर था हमारा डायरेक्टिंग। अब हम कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे आए, तो धीरे धीरे हमने सब पार्ट के क्वेश्चन को खत्म किए हैं, कंप्लीट किए, कवर किए। आपको देख के ही समझ आ रहा होगा, धीरे धीरे वन बाय वन करके हमने सब कुछ कवर अप कर लिया है, भले वो केस स्टडी हो, भले वो केस स्टडी टाइप वाला एमसीक्यू हो, आई हैव डन एवरीथिंग, ठीक है। तो आपको इस सीरीज का बहुत फायदा उठाना है, अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर करना है, ताकि कोई भी बच्चा ने इससे डिप्राइव ना रह जाए, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, जो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाता है यार, वो भी इसको देख पाए और वो भी अपने अच्छे नंबर लेके आ पाए, ठीक है। चलिए जी, तो देखो, सो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट्स। जब अपने एक सुपीरियर का उसके सबऑर्डिनेट्स के लिए कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो ये कौन से प्रकार का कम्युनिकेशन बैरियर होता है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमने काफी सारे पढ़े थे, सेमेंटिक, साइकोलॉजिकल, पर्सनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये सब हमने पढ़े थे। तो पर्सनल बैरियर आई गेस इट विल बी द राइट आंसर, है ना। हाँ, पर्सनल बैरियर विल बी द राइट आंसर, बिकॉज जब एक सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, तो ये हमने पर्सनल बैरियर में पढ़ा था। इज इट क्लियर? काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपने बैरियर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसी में से पूछा गया, स्ट्रेट टाइप ही है, ये केस स्टडी वाला है ही नहीं, ठीक है, स्ट्रेट टाइप का एमसीक्यू है। अब नेक्स्ट देखो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 में पूछा गया है। इज इट क्लियर? चलिए, सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कविता रिसेंटली ज्वाइंड एज अ ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर ऑफ अर्जुन विद्या मंदिर स्कूल, अ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो कविता ने रिसेंटली एक एचआर डायरेक्टर की पोजीशन पे ज्वाइन किया है अर्जुन विद्या मंदिर स्कूल में, जो कि एक सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। She observed that the school had an experienced medical team on its payroll. उससे ऑब्जर्व किया कि जो स्कूल का एक एक्सपीरियंस्ड मेडिकल टीम है उसके पेरोल पे। They regularly offered useful suggestions which were neither appreciated nor rewarded by the school authorities. वो रेगुलरली कुछ तो कुछ अच्छे अच्छे सजेशंस देते थे, जो ना ही स्कूल अथॉरिटीज के द्वारा ना ही उनकी कुछ अप्रिशिएट किया जाता था, ना ही उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था, ठीक है। Instead, the school outsourced the task of maintenance of healthcare records of the students and paid them a good compensation for their services. उल्टा स्कूल वालों ने क्या किया, यही जो काम था वो किसी बाहर आउटसोर्स कर लिया, बाहर की पार्टी से करवाया और उनको सैलरी कंपनसेशन भी दी, ठीक है। फिर because of this the existing medical team felt disheartened and stopped giving useful suggestion. इसकी वजह से क्या हुआ, जो existing medical team थी उनको बुरा लगा और उन्होंने सजेशन देना भी बंद कर दी। उनको ये लगा कि हम अच्छे तरीके से सजेशन देते थे, सब बढ़िया करते थे, तो हमारी तो ना कोई तारीफ करते थे ना ही हमें रिकॉग्नाइज करते थे, उल्टा इन्होंने बाहर से उठा लिया यार लोगों को, तो उनको बुरा तो लगेगा ना यार। तो कौन से प्रकार का कम्युनिकेशन बैरियर यहाँ पर डिस्कस किया गया है, आपको ये बताना है।
कौन सी कैटेगरी में आता है, आपको ये भी बताना है, ठीक है। हमने कैटेगरीज भी बहुत अच्छी तरीके से करी हुई है। फिर एक्सप्लेन एनी अदर टू कम्युनिकेशन बैरियर ऑफ द सेम कैटेगरी। अब उसी कैटेगरी की कोई भी आप दो और कम्युनिकेशन बैरियर भी आपको बताने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। उनको प्रॉपर इंसेंटिव ही नहीं मिले, ना ही उनकी तारीफ की, ना ही उनको रिकॉग्नाइज किया, ना ही उनको कुछ पैसा मिलता था, कुछ नहीं, तो लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। अब ये पर्सनल बैरियर का टाइप है, और इसके और भी आप कोई बैरियर्स लिख सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन सबऑर्डिनेट्स, या भी हम पढ़ के आए हैं, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। आप कोई भी 2-3 लिख के आ सकते हो। कितने पूछे हैं, 2 पूछे हैं ना, तो कोई भी 2 आप लिख के लेके आ सकते हो। 3 में इधर लेके आई हूं आपके लिए। इज इट क्लियर? काफी प्यारा सा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, फटाफट इधर तक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए जी, तो आई होप आपने इधर तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और, जो फिर से कम्युनिकेशन बैरियर वाला टाइप वाला ही क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन वाला टॉपिक भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुपरविजन वाला जो एक ही ऐसा टॉपिक है जो एक ही स्लाइड में खत्म हो जाता था और वो काफी कम इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए, तो अब ये जो क्वेश्चन है फिर से कम्युनिकेशन वाले टॉपिक से ही है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन ये बोल रहा है, नीरज, अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओमिडा लिमिटेड, हैज चेंज्ड 7 जॉब्स इन द लास्ट 1 ईयर। तो नीरज जो कि एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है ओमिडा लिमिटेड का, उससे 7 जॉब चेंज की है पिछले 1 साल में। सोचो यार, ठीक है। सो ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, बट ही इज नॉट एबल टू फाइनलाइज डील्स विद द कस्टमर ड्यू टू हिज इनएडिक्वेट वोकैबुलरी एंड ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स। वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है, बहुत ही एक मेहनती एम्प्लॉय है, लेकिन वो अपने क्लाइंट्स के साथ डील को फाइनलाइज नहीं कर पाता बिकॉज उसकी वोकैबुलरी की वजह से, ठीक है। उसकी वोकैबुलरी इनकम्प्लीट है, इनएडिक्वेट है, और वो जरूरी वर्ड्स को ओमिट कर देता है, स्किप कर देता है। इसकी वजह से वो डील्स को फाइनलाइज नहीं कर पाता, ठीक है। Sometimes he uses wrong words because of which intended meaning is not conveyed. कभी कभार वो कुछ गलत शब्दों का भी प्रयोग कर लेता है। गलत शब्द मतलब ये नहीं किसी को गाली दे देता है, गलत शब्द मतलब जो उसको नहीं बोलना चाहिए था उन शब्दों का प्रयोग कर लेता है, जिसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन वगैरह हो जाती है और जो वो बोलना चाह रहा है वो नहीं कन्वे हो पाता सामने वाली पार्टी को, ठीक है। So all this created a misunderstanding between him and his clients. इसकी वजह से उसके और उसके क्लाइंट्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन बैरियर डिस्कस अबव। इस केस में कौन से कम्युनिकेशन बैरियर को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, सबसे पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना है। देन आपको उसकी कैटेगरी बतानी है, कौन सी कैटेगरी में वो आता है। देन उस कैटेगरी के आपको कोई और 2 कम्युनिकेशन बैरियर भी बताने हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया ना, उससे ही काफी मिलता जुलता क्वेश्चन है, मतलब वही आंसर नहीं होगा भाई, लेकिन पैटर्न वही है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्या हो रहा है, भैया क्या कर रहे हैं, ये जो नीरज भैया क्या कर रहे हैं, काफी अच्छे मेहनती इंसान है, लेकिन उनके वर्ड्स की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को स्किप कर देते हैं, कुछ इनएडिक्वेट वोकैबुलरी की वजह से वो डील्स को फाइनलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, याद है ना, ये हमने कहाँ पढ़ा था, कौन सी कैटेगरी में पढ़ा था, सेमेंटिक। चलो अब मैं बता नहीं रही, अपन आंसर डिस्कस करते हैं। तो ये जो है कैटेगरी सेमेंटिक बैरियर की है, और बैरियर का नाम है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, जिसमें इनएडिक्वेट मैसेज हो रहा है, इनएडिक्वेट वोकैबुलरी है, ओमिशन ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड स्किप हो गए, तो वो बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज में काउंट होता है, और ये सेमेंटिक बैरियर की कैटेगरी में आता है। और ये सेमेंटिक, अरे यार मिटाना भाई, और ये सेमेंटिक बैरियर की वजह की कैटेगरी में आता है, जिसकी वजह से अराइजिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स इन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग मीनिंग इनटू वर्ड्स, जिससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स को एनकोडिंग और डिकोडिंग में दिक्कत जाती है, ठीक है। और आप बता सकते हो, जैसे कि टेक्निकल जार्गन आप बता सकते हो, टेक्निकल जार्गन आपने बता दिए। फिर ठीक है, ये कुछ आप बता सकते हो, कोई भी 1-2 चीजें आप और बता सकते हो, ठीक है जी। चलिए, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो कोई एक और कम्युनिकेशन बैरियर बताना था, आपने टेक्निकल जार्गन एक्सप्लेन कर दिया, फॉल्टी ट्रांसलेशन आप लिख सकते हो, कोई भी आप जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको लिख दो, और लिख दो और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, है ना। एग्जांपल्स भी बढ़िया मैंने दिए हुए हैं, अगर आपको कंफ्यूजन होता है, अगर आपको सब सेम सेम लगते हैं ना, तो आप जाके मेरा वन शॉट भी देख सकते हो। उस वन शॉट में बाकायदा मैंने एग्जाम्पल्स के साथ हर एक बैरियर को समझाया है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत है, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है आपको सब बैरियर्स में, तो बेटा वन शॉट भी डाला हुआ है, उसको जाके देख लो। बैच वाले बच्चों को तो आई गेस नहीं हो रही होगी, अगर बैच वाले बच्चों को भी होती है तो वो क्या कर सकते हो, बैच की वीडियोस को जाके देख ही सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में तो आपको अभी भी मिल ही जाएंगे, है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब मेरे को लग रहा है कि ये हमारा कंट्रोलिंग वाला चैप्टर फाइनली शुरू हो गया। वाह, बल्ले बल्ले, कंट्रोलिंग वाला चैप्टर हमारा शुरू हो गया। ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 में पूछा गया है। अब ये मत सोचता कंट्रोलिंग चैप्टर बहुत छोटा है तो हम इसको स्किप करके चले जाएंगे, नहीं, कंट्रोलिंग वाला चैप्टर छोटा है लेकिन काफी अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो उसको जरूर पढ़ के जाना। बच्चे उसको स्किप कर देते हैं, हल्के में लेते हैं, लेकिन हल्के में मत लेना बेटा, वो भी वेटेज कैरी करता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जी, तो अब हम पढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, बेटा ना यार फिर इसको दिक्कत जा रही है, देखो। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है SpiceWorks, a company providing financial services to its clients, is keeping a close check on the employees' activities by using biometric and retina scanning as modes of accessing the office premises in order to ensure greater security of information in the organization। तो SpiceWorks क्या कर रही है, कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को, वो काफी क्लोज चेक रखती है अपनी एम्प्लॉय की एक्टिविटीज पे। बायोमेट्रिक बोले तो वो थम्स के जरिए लॉग इन लॉग आउट करना पड़ता है, और रेटिना बोले आंख वाला, ठीक है, उसके जरिए वो कौन ऑफिस में आ रहा है, कौन जा रहा है, इन एक्टिविटीज के ऊपर बहुत नजर रखती है। ठीक है, ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर है, ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, कोई और उसको ना एक्सेस कर ले, कोई और फैला फूल ना दे। ठीक है, अब चूज द करेक्ट पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोलिंग हाईलाइटेड अबव। अब इस केस में कौन सी कंट्रोलिंग का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस का पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, आपको वो बताना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, इसके ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कंट्रोलिंग जो है वो गोल्स को अचीव करवाता है। कंट्रोलिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को एंश्योर करता है। कंट्रोलिंग एम्प्लॉइज का मोटिवेशन ठीक करता है। कंट्रोलिंग या रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवाता है। सो हमारा सही आंसर रहेगा कि कंट्रोलिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को ठीक करता है, एंश्योर करता है। बेसिकली जब सारी एक्टिविटीज ट्रैक होंगी, देखा जाएगा, तभी डिसिप्लिन बना रहेगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा ही नहीं, अगर कुछ चेक वाला सिस्टम होगा ही नहीं, तो हर कोई आएगा, जब उसका मन आएगा तब आएगा, जब मन उसका चाहेगा तब जाएगा, तो बाकी लोगों के साथ गलत होगा ना यार। तो इसलिए ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को एंश्योर करने के लिए ये चीज करवाई, और ये हमारा कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस का पॉइंट निकल के आ रहा है। ठीक है जी, चलिए, ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टडी टाइप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है Priya is the regional manager of XYZ Limited. Priya regional manager है XYZ Limited की. She is a hard working employee and trying to reduce wastage of resources in her company. वो एक hard working employee है और वो resources की wastage को कम करने की कोशिश कर रही है अपनी कंपनी में. She has set standards for performance of different activities and is ensuring the targets are met according to these standards with minimal wastage of resources. वो उसने हर परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडर्ड सेट किए हैं, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए उसने स्टैंडर्ड्स को सेट किए हैं। ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ, उसने अलग अलग एक्टिविटीज के लिए स्टैंडर्ड्स को सेट किए हैं, और वो इंश्योर करी और ये मेक श्योर करी है कि जो टारगेट्स हैं वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही अचीव हो, और मिनिमल वेस्टेज और रिसोर्सेज का कम से कम वेस्टेज हो, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का। ठीक है, शी हैज सेट अप सीसीटीवी कैमरास which helps her to keep a close check on the activities of the subordinates and know how the employees are performing। तो उसने सीसीटीवी कैमरास भी सेटअप किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज पे एक क्लोज चेक रख पाती है अपनी सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटीज पे, और ये पता कर पाती है कि एम्प्लॉयज आखिर काम कैसा कर रहे हैं। ठीक है, शी ऑल्सो रिवॉर्ड्स द एम्प्लॉयज विद अ बोनस व्हेन दीज स्टैंडर्ड्स आर मेट। तो वो अपने एम्प्लॉयज को क्या करती है, रिवॉर्ड भी करती है बोनस के साथ, जब उसके टारगेट्स मेट होते हैं। बढ़िया, ठीक है, शी इज ट्राइंग टू मेंटेन, शी इज trying her best to ensure a group performance of her team this year। वो क्या कर रही है, वो अपना बेस्ट दे रही है ग्रुप परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए इस साल, थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन सा वो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म कर रही है वो आपको बताना है। हर एक्टिविटी के लिए उसने टारगेट्स लगाए हैं, ये देखती है कि टारगेट्स मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे, अगर मीट होते हैं तो अपने एम्प्लॉइज को बोनस देती है। तो वो सब कर रही है अपने बिहाफ पे। अब कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वो यहाँ पर परफॉर्म कर रही है आपको वो बताना है। तो
कंट्रोलिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्या बोला गया है, क्या बोला गया यार, कहाँ गया यार, हाँ, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू ensure a group performance of a team this year through the application of an important function of management। आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन तो आई गेस आपको समझ आ ही गया होगा। इसके बाद आपको इसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स भी बताने हैं, जैसे कि कंट्रोलिंग को ये कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करवा रही है। ठीक है, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को इंश्योर कर रही है, सीसीटीवी वगैरह उससे लगाए हुए हैं, सबको मोटिवेट वगैरह भी करती है। ठीक है, ताकि जब गोल वगैरह अचीव होते हैं तो बोनस वगैरह भी बढ़िया वो देती है। रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करती है। ठीक है, इधर भी मैंने बताया था, कहाँ लिखा था यार, है ना, कहाँ लिखा था, कहीं तो मैंने अंडरलाइन किया है यार, कहाँ, हाँ ये देखो, मिनिमल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रही है, तो वो ये सब काम कर रही है। ठीक है, तो आप ये सब पॉइंट्स लिख के लेके आ सकते हो, कंट्रोलिंग का फंक्शन है और ये वो काम इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स आप लिख के लेके आ सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर? ऑल राइट, चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पीयूष इज द प्रोडक्शन मैनेजर। ये भी काफी बड़ा केस स्टडी का क्वेश्चन है, लेकिन देख के घबराना नहीं है ब्रो, आई बात समझ। चलिए जी, तो क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पीयूष इज द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ए शू कंपनी कंफर्टी। तो पीयूष एक प्रोडक्शन मैनेजर है कंपनी का जिसका नाम कंफर्टी है। ठीक है, अरे यार बुदागाली हो गई, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम कंफर्टी है। He has 1000 workers under him, a price of 500 per pair plus a 20% profit margin. This order is to be completed within 10 days. ठीक है, तो उसके पास 1000 वर्कर हैं जिसको अंडर हिम प्राइस ऑफ 500 पर पेयर प्लस 20% प्रॉफिट मार्जिन, जिसको पर पेयर 500 रुपए और 20% का प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, इस ऑर्डर को उसको कंप्लीट करना है 10 दिन के अंदर अंदर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर, जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, पीयूष फाउंड आउट दैट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पेयर, जब ऑर्डर उसका कंप्लीट हो गया तो पीयूष को पता चला कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट था एक पेयर ऑफ शू का वो 700 चला गया था, जबकि 500 जाना चाहिए था। ठीक है, ही ट्राइड आउट टू फाइंड आउट द रीजन बट ही कुड नॉट। उसने कोशिश की जानने की आखिर गलती कहाँ हुई है, लेकिन उससे नहीं हो पाया। ठीक है, उससे ना हो पाएगा, नहीं उससे नहीं हो पाया। ही रिपोर्टेड इट टू द सीईओ, उससे ये बात सीईओ को बताई। ठीक है, फिर फॉर दिस द सीईओ अपॉइंटेड अभय, who was not only a specialized cost accountant but also a qualified human resource manager। तो उसके लिए, इस चीज के लिए सीईओ ने अभय को अपॉइंट किया, जो ना कि सिर्फ एक बहुत ही अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट था बल्कि वो एक एचआर भी बढ़िया था। ठीक है, सो आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद, अभय रिपोर्टेड दैट द सेट टारगेट could have been completed by only 800 workers। तो 2 दिन के बाद पता चला कि अभय ने ये बताया कि ये जो काम है वो तो 800 लोगों द्वारा भी हो सकता था साहब, आपने 1000 लोगों को क्यों रखा। ठीक है, फिर दिस रिवील्ड दैट देयर वाज ओवरमैनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। उससे ये पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफिंग हो गई थी। ओवरमैनिंग मतलब क्या होता है, जितने लोगों की जरूरत है उससे जब ज्यादा लोगों को आप रख लेते हो, दैट इज कॉल्ड ओवरमैनिंग। ठीक है, so the organization was not utilizing the human resources optimally, which had led to high labor cost। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उनका लेबर कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है, ये चीज पता लगी। फिर ये जो अबव केस है, ये जो केस है, ये हाईलाइट करता है एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को। इस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करना है यहाँ पर, और इसके 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस के भी आपको बताने हैं। तो फंक्शन कौन सा है ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल ही गया होगा। सो द फंक्शन इज कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन होता है, इसको एक्सप्लेन भी कर दो ना, थोड़ा ऐसा अपने मन में अपनी वर्ड्स में लिख के एक्सप्लेन कर देना कि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो टारगेट्स हमने सेट किए होते हैं, हम उसको, ठीक है, जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आया होता है, हम उसको कंपेयर करते हैं सेट स्टैंडर्ड्स के साथ, और फिर देखते हैं कि क्या कमी है। अगर कोई कमी है तो हम उसको, उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं अगर कोई डेविएशन होता है। तो कंट्रोलिंग की ये डेफिनेशन आप लिख के आ सकते हो। फिर कौन से इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजर्स को क्या करना है, क्या करना चाहिए, वेस्टेज कम करनी चाहिए, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवाना चाहिए। ठीक है, और एम्प्लॉइज का मोटिवेशन भी, इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है जी, क्लियर, ताकि वो अच्छे तरीके से काम करे। चलिए अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सीबीएसई सैंपल पेपर
2023-24 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2023-24 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है some employees have been assigned the job of measuring the output in an objective and reliable way। तो कुछ एम्प्लॉइज को असाइन किया गया है आउटपुट को एक ऑब्जेक्टिव और अच्छे रिलायबल बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एक रैशनल वे में मेजर करने का। ठीक है, दे आर अप्लाइंग डिफरेंट टेक्निक्स फॉर अचीविंग दिस एम। अब वो अलग अलग तरीके अपना रहे हैं इस एम को कंप्लीट करने के लिए, इस एम को अचीव करने के लिए। सम ऑफ दीस आर फॉलोइंग। कुछ लोग पर्सनल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कुछ लोग सैंपल चेकिंग कर रहे हैं, एटसेट्रा। They are also keeping the units of measurement same as that of the units in the standards। वो क्या कर रहे हैं, जो मेजरमेंट का जो यूनिट है वो सेम रख रहे हैं जो उन्होंने स्टैंडर्ड को सेट करते वक्त जो उन्होंने यूनिट रखा था उसी यूनिट को अब वो मेजरमेंट के टाइम पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मेजरमेंट के टाइम उसको यूज कर रहे हैं। अब कौन सा स्टेप कंट्रोलिंग प्रोसेस का यहाँ पर फॉलो हो रहा है आपको वो बताना है। तो वो क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं आउटपुट को, इसके लिए पर्सनल ऑब्जर्वेशन सैंपल चेकिंग वगैरह कर रहे हैं। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कंट्रोलिंग की प्रोसेस में। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो जाके वन शॉट देख लेना, जाके चैप्टर को पढ़ लेना अच्छे से। ये उसी में से स्टेप्स में से पूछा गया है कि कौन सा स्टेप आखिर परफॉर्म किया जा रहा है ब्रो। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है डेविएशन को एनालाइज करना, कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, स्टैंडर्ड्स को सेट करना, या एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। इसलिए हमारा सही आंसर बनेगा एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर? फिर आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर Super Textile manufacturer Super Textile reported 43% fall in its profits in the fourth quarter ended 31st March 2017। तो क्या हुआ, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर सुपर टेक्सटाइल ने 43% का फॉल रिपोर्ट किया उसके प्रॉफिट में फोर्थ क्वार्टर में 31 मार्च 2017 के ईयर में, विच इज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज 25% डिसाइडेड बाय द कंपनी। जबकि कंपनी ने ये सोचा था कि अगर 25% तक होता है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये उसके भी बाहर है, 43% गिरावट आई है भाई। ठीक है, फिर दिस वाज ड्यू टू हायर फ्यूल कॉस्ट एंड लोअर यील्ड ऑन अकाउंट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। ये किसकी वजह से हुआ था? ये हायर फ्यूल कॉस्ट जब यूटिलाइज किया था उसकी वजह से, और जो डीमोनेटाइजेशन का जो लोअर यील्ड था उसकी वजह से हुआ था। ठीक है, सो द कंपनी एम्स टू इंप्लीमेंट कॉस्ट सेविंग मेजर्स बाय रीस्ट्रक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स बिजनेस प्रोसेस टू मीट द टारगेट्स इन द फ्यूचर। तो क्या तो कंपनी है वो कॉस्ट सेविंग मेजर्स को इंप्लीमेंट करती है, कॉन्ट्रैक्ट्स को रीस्ट्रक्चर करके अपने बिजनेस प्रोसेस को, ताकि उसके जो टारगेट्स है वो अब आगे फ्यूचर में जाके तो मीट हो जाए। ठीक है, इज इट क्लियर? अब कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है आपको वो बताना है, और आपको आइडेंटिफाई करना है, और आपको स्टेप्स भी एक्सप्लेन करने हैं इस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए जी इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सबसे पहले कंट्रोलिंग को ये परफॉर्म कर रहे हैं, फिर कौन से स्टेप्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, डेविएशंस को एनालाइज किया गया है। ठीक है, उसके लिए करेक्टिव एक्शन वो ले रहे हैं, तो ये स्टेप्स किए गए हैं, प्लस इनको एक्सप्लेन भी करना। अगर एक्सप्लेन करने को बोला गया है, एक्सप्लेनेशन के भी नंबर होते हैं, बस पॉइंट लिखने के नंबर नहीं होते हैं। अगर आपको पता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो एक्सप्लेन भी आप फिर अपने मन से कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर गाइस? चलिए जी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब हमारे यार हो गए क्वेश्चन खत्म, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, मैंने सोचा और क्वेश्चन था। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, स्टाफिंग के भी किए, डायरेक्टिंग के भी किए, कंट्रोलिंग के भी किए। अब ये चैप्टर, अब ये जो तीनों चैप्टर्स हैं ये अकेले आपके 20 नंबर का वेटेज रखते हैं, तो उस वीडियो को पूरी देखना। आई एम टेलिंग यू अगेन। और कुछ डाउट है और आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स में डाउट है तो वन शॉट भी डले हुए हैं, बोर्ड एक्सप्रेस भी डले हुए हैं, रिवीजन करना, तो सब कुछ आपके लिए है ना। तो प्लीज लेकिन अपने मन में डाउट मत रखना, बिकॉज अगर आपने अभी मन में डाउट बना लिया बेटा और उसको क्लियर नहीं किया, और अगर वही टॉपिक उठ के आ गया आपके पेपर में, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो
हम करवा ही रहे हैं। अभी भी टाइम है, अभी आप रिवीजन कर सकते हैं, अभी आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपके पास कोई वक्त नहीं होगा, ठीक है। सो प्लीज वक्त का बहुत ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, जो हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ते ही हैं, जिसका रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, वैसे ही वक्त का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा प्यार दिखाएं, और आपके कितने आंसर सही हैं ये भी मेरे को बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे जल्द ही हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।